रीबर्थ ऑफ अनएक्सपेक्टेड लवर्स एपिसोड 18। कार्तिक बहुत हड़बड़ी में अपने वीआईपी रूम की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो मन ही मन परेशान भी हो रहा था। हे भगवान, पता नहीं क्या हुआ होगा नैना को, प्लीज उसका ध्यान रखना प्लीज। कार्तिक ने फिर जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा खोला और अंदर का सीन देखा। अंदर जो हो रहा था उसे देखकर कार्तिक की तो आंखें ही जैसे फटकर बाहर आ गई। वहीं अंदर का ये नजारा देखकर यामिनी और नयनतारा दोनों बेहद ज्यादा खुश हो गए। इतने में नयनतारा भी अपने फेस पर हैरानी और गुस्से के भाव ले आती है ताकि वो कार्तिक की नजरों में मासूम लगे। कार्तिक गुस्से में जोर से चिल्लाता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? कार्तिक की दमदार आवाज सुनकर वैभव और नैना दोनों ही चौंक जाते हैं। वैभव जिसने कार्तिक का रौद्र रूप देखा हुआ था तो वो शांत था, पर नैना ने आज से पहले कार्तिक के गुस्से का कभी सामना नहीं किया। उसने तो हमेशा ही कार्तिक का सॉफ्ट साइड ही देखा था। तो वो कार्तिक का गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर शॉक रह जाती है। फिर एक नज़र खुद को देखती है तो वो और ज्यादा हैरान हो जाती है। अब सीन कुछ ऐसा था कि जब कार्तिक कमरे में आया तब नैना धीरे धीरे होश में आ रही थी। वही वैभव उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। वही वैभव ने जानबूझकर सीन कुछ ऐसे क्रिएट किया था कि देखने वाले को यही लगे कि ये सब कुछ दोनों की मर्जी से ही हो रहा है। तो कार्तिक को भी ये गलतफहमी हो जाती है। वही नयनतारा आगे आकर कार्तिक के जलते दिल पर घी डालने का काम करती है और गुस्से में कहती है, वैभव नैना, तुम दोनों को ऐसा काम करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती क्या? पहले की बात कुछ और थी पर अब तुम दोनों शादीशुदा हो। हमारे होते हुए हमारी ही पीठ पीछे हमें चीट करते हुए तुम दोनों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आए? ये सुन के नैना की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, क्या चीट? वो भी कार्तिक को और वो भी वैभव के लिए। इससे तो यही अच्छा होता कि मैं जुल्लू भर पानी में डूब मरूं। वही वैभव सफाई देते हुए बेशर्मी से कहता है, ओह प्लीज नयनतारा, इतना सीन मत क्रिएट करो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम पहले भी साथ थे और अब भी साथ है। हमारी शादी हो गई तो क्या, हम आज भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। ये सुन के नैना फिर हैरान होकर वैभव को देखती है, फिर कार्तिक को जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। नैना कुछ सफाई देती तभी उसे याद आता है कि उसे यहाँ लाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ यामिनी ही थी। अब जाकर नैना की बत्ती जलती है कि यहाँ असल में क्या चल रहा है। वो सीधे कार्तिक के पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, कार्तिक प्लीज तुम कुछ गलत मत सोचना। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। असल में ये सब कुछ इस याम। इतने में नयनतारा फिर गुस्से से कहती है, नैना तुम तो चुप ही रहो। माना कि तुम पहले से ही वैभव को पसंद करती हो, उससे प्यार करती हो, पर अब वो तुम्हारा जीजा है। तुम्हें ऐसे सौतान वाले कांड करने से पहले हमारे रिश्ते के बारे में तो सोचना चाहिए था। अरे मेरे बारे में ना सही, सिर्फ कार्तिक के बारे में ही सोच लिया होता। इससे नैना बुरी तरह भड़क जाती है। वो भी गुस्से में कहती है, ओह प्लीज नयनतारा, वो तुम थी जो मेरे और वैभव के बीच में आई थी, तो तुम ये चीटिंग वाली बात ना ही करो तो बेहतर है। ये सुन के नयनतारा का मुंह लाल हो जाता है। वही कार्तिक इस बात पे बुरी तरह चीड़ जाता है, तो वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। कार्तिक को यूं गुस्से में जाता हुए देखकर नैना का दिल में तेज दर्द उठता है, तो वो कार्तिक के पीछे जाने की कोशिश करती है। इतने में वैभव उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है, फिर सिडक्टिव टोन में कहता है, अरे नैना, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? जाने दो उसे। और वैसे भी कार्तिक तो पहले से ही हमारे रिलेशन के बारे में जानता है, तो तुम्हें उसे कोई भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के नैना का पारा ऊपर तक चला जाता है। वो गुस्से में वैभव के दो टांगों के बीच में जोर से लात मार देती है। इससे वैभव को दिन में तारे दिख जाते हैं। वो जल्दी से उस पाट को थामता हुआ नीचे झुक जाता है। नैना फिर उसकी गर्दन पर अपने तेज हाथ चलाने लगती है। नयनतारा जो ये देखकर चौंक जाती है, वो गुस्से में नैना से कहती है, नैना के बच्ची, छोड़ मेरे वैभव को। अकेले तो तुम उसे प्यार करती हो, किस करती हो और हमारे सामने इसे पिटती हो। तुम्हें क्या लगता है इससे हम ये मान ले लेंगे कि तुम निर्दोष हो? इतने में यामिनी नैना को ताना मारते हुए कहती है, अरे नयनतारा, करने दे इसे जो करना है। दर्द हुआ है बेचारी को। एक बार के लिए हम इसकी बात मान भी लें, लेकिन कार्तिक इसकी बात कभी नहीं मानेगा। कार्तिक का नाम सुन के नैना एक बार फिर कमजोर पड़ जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है कार्तिक के बारे में सोचकर। वो नफरत से यामिनी की तरफ देखती है और कहती है, मिसेज यामिनी बिरला, तुमने आज तक मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन हर बार मैंने तुम्हें मेरी मां समझकर जाने दिया।
लेकिन आज जो तुमने किया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तुमने जो आग मेरे घर में लगाई है उसी आग मैं तुम्हें जला दूंगी। तुम अब बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलकर नैना यामिनी को कंधे से धक्का देकर वहां से चली जाती है। नैना इधर उधर कार्तिक को ढूंढने लगती है लेकिन उसे कार्तिक कहीं नहीं मिलता। वो जब हॉल में आती है तो वहां का सीन कुछ अलग ही पाती है। मिहिर और यश आपस में भिड़ रहे थे। यश अब तक ये बात अच्छे से समझ गया था कि सारी गलती त्रिशा की ही थी, लेकिन फिर भी वो सबके सामने कहाँ झुकने वाला था। वो गुस्से में बोला, मिस्टर मिहिर, माना कि आप हमसे पावर में बड़े हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप ऐसे ही किसी पर भी इल्जाम लगा दे। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। मत भूलिए कि हम ओब्रॉयज भी किसी से कम नहीं है। ये सुन के मिहिर और भी ज्यादा ताव में आ जाता है। मिहिर फिर एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, हम्मम देखो तो जरा, पावर की बात कर भी कौन रहा है, एक लूजर जो अपने बाप की कमाई खाता है। ये सुन के वहां मौजूद लोग यश की तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कुछ तो यश के पीठ पीछे उसका मजाक भी बनाने लगते हैं। वहीं दशरथ और पद्मिनी दोनों ही त्रिशा की वजह से सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। दशरथ फिर जोर से कहा, अब बस भी करो तुम दोनों। इसमें सारी गलती सिर्फ त्रिशा की है और किसी की भी नहीं। त्रिशा, तुम मिस्टर शेरगिल और मिस्टर शिखावत से माफी मांग लो और ये किस्सा यही खत्म करो। अनिल फिर गुस्से में बोले, मिस्टर दशरथ, आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि ये बात इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? आपकी बेटी ने मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश की। मेरी, अनिल शेरगिल की बेटी की? इसकी सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, और सिर्फ त्रिशा को ही नहीं उसके पूरे खानदान को मिलेगी। मिस्टर दशरथ, अब सड़क पर आने की तैयारियां शुरू कर दो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं, समझे? ये सुन के दशरथ और पद्मिनी दोनों ही सदमे में चले जाते हैं और यश और त्रिशा बस सुनते रह जाते हैं। वहीं दूर खड़ा राहुल ये सब मस्त वाइन पीकर एंजॉय कर रहा था। नैना फिर उसके पास आकर हड़बड़ी में पूछती है, राहुल, तूने कार्तिक को कहीं देखा? क्या वो यहाँ आया है? नैना को इतना परेशान देखकर राहुल चौंक गया। वो हैरान होके बोला, नहीं तो, मैंने जीजू को नहीं देखा, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर नैना की आंखें नम हो जाती है। वो धीमी आवाज में राहुल को सब बता देती है। पूरी बात जानकर राहुल के होश ही उड़ जाते हैं। आखिर में वो गुस्से में कहने लगा, ओह गॉड, मेरी मॉम ऐसी ही क्यों है? वो हर बार कुछ ऐसा क्यों करती है? और इस बार तो उन्होंने सच में हद पार कर दी है। नैना रुआसी आवाज में कहती है, राहुल अभी ये सब छोड़ो, मुझे कार्तिक से मिलना है, उससे बात करनी है। प्लीज तुम उसे कॉल करो। वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नैना को इतना परेशान देख राहुल भी परेशान हो जाता है। वो फिर नैना को संभालते हुए कहता है, नैना दी, तुम फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं ना। जब तक मैं हूं तुम्हें और जीजू को कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं अभी जीजू के पास जाता हूं, तुम टेंशन मत लो। नैना फिर नम आंखों से बोली, नहीं राहुल, कार्तिक मुझसे नाराज है तो मैं ही उसे मनाऊंगी। तुम प्लीज मुझे उसके बारे में पता करके दो। तभी राहुल जल्दी से रोनित को कॉल करता है और उससे कार्तिक के बारे में पूछता है। कार्तिक के बारे में नैना के बाद अगर कोई कुछ भी बता सकता है तो वो रोनित ही है। रोनित दिमाग लगाते हुए बोला, हम्मम, कार्तिक अगर परेशान है और उसको अगर ढूंढना है तो फिर तुम्हें गार्डन एरिया में जाना चाहिए। कार्तिक ऐसी हालत में अक्सर वही होता है। ओके थैंक यू। इतना बोलकर राहुल ने तुरंत कॉल काट दिया। फिर वो नैना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। जब वो गार्डन में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मुंह बना लेते हैं। कार्तिक बहुत गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। वही हमेशा की ही तरह शनाया उसके आगे पीछे घूमकर उसे रिझा रही थी। साथ में वो नैना के बारे में बुरा भला भी बोले जा रही थी। वो ऐसा करे भी क्यों ना, आखिर वो खुद भी तो यही चाहती थी कि कार्तिक और नैना में झगड़ा हो जाए। अब जब लड़ाई हो ही गई है तो वो आग में घी क्यों न डाले। शनाया फिर बोली, कार्तिक, मेरी बात मानो, तुम नैना से बात ही मत करो, तभी उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? माना कि लोग कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है, लेकिन नैना को जीजा साली के रिश्ते का थोड़ा तो मान रखना चाहिए था। माना कि तुम भोले हो, मासूम हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन उसे तुम्हारी अच्छाई का ऐसे गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। इट्स रियली सो शेमफुल। भगवान ना करे, लेकिन जब ये बात मामा मामी जी को पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मामी जी तो अभी भी हॉस्पिटल में है। नैना उन्हें वहां अकेला छोड़कर ऐसे कारनामे कर सकती है, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जाहिर था ये सब सुन के राहुल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
वो गुस्से में वहां जाने लगता है, इतने में नैना उसे हाथ खींचकर रोक देती है। राहुल हैरान होकर नैना की तरफ देखता है, वही नैना उसे ना में सिर हिलाकर जवाब देती है। असल में नैना बस ये देखना चाहती थी कि कार्तिक शनाया की बातों में आएगा या नहीं। क्या इस एक झूठ की वजह से कार्तिक उस पर और उनके रिश्ते पर भरोसा करेगा या नहीं। राहुल भी कहीं ना कहीं नैना के मन की बात पढ़ लेता है, तो वो भी उत्सुक होकर कार्तिक के रिएक्शन का इंतजार करने लगता है। इतने में शनाया की चोंच वापस से चलना शुरू हो जाती है। कार्तिक, तुम सुन रहे हो ना? तुम्हें नैना को अच्छा सबक सिखाना होगा। आखिर वो तुम्हारी बीवी है, तो क्या हुआ अगर वो अमीर घराने से है? वो ऐसे कांड करती रहेगी और तुम बस चुपचाप बैठकर सहन करते रहोगे? ऐसा कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ तुम उसे उसके मायके छोड़ आओ, उसके भाई के पास, वो भी कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि महीनों के लिए। तभी उसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इतनी सारी बकवास सुनकर राहुल और नैना दोनों ही गुस्से में पागल हो जाते हैं। वही कार्तिक, जो कब से ये सारी बकवास सुन रहा था, वो जोर लेकर नफरत से कहता है, शट अप, जस्ट शट अप यू नॉनसेंस। अब अगर तुमने अपने गटर जैसे मुंह से एक एक बार और गंद निकाली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कसम से। तुम पागल औरत, अपने आइडियाज अपनी जेब में रखो, समझी? एंड अभी इसी वक्त यहां से दफा हो। ये सब सुनकर शनाया का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये सच में उसका भोला भाला कार्तिक ही था जो उसके बारे में ऐसा बोल रहा था? उसका कल तक मासूम सा प्यारा सा कार्तिक आज उसे नॉनसेंस और पागल औरत बोल रहा था। ये सब कुछ सुन शनाया हक्की बक्की रह जाती है। वही राहुल और नैना मुंह पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हैं। शनाया हैरान होते हुए बस इतना ही बोल पाए, कार्तिक, ये तुम क्या बोल रहे हो? उस चुड़ैल के साथ रहते रहते तुम भी उसी की तरह ही बात कर रहे हो। ये क्या हो गया है तुम्हें? जरूर उस चुड़ैल ने ही कुछ किया होगा तुम्हारे साथ, वरना तुम मुझे ऐसा कभी नहीं बोलते। हाय लगे उसे मेरी, ये क्या बना दिया उसने मेरे मासूम से भले कार्तिक को। देखना वो कभी खुश नहीं रहेगी। अब कार्तिक का गुस्सा जवाब दे जाता है, शनाया, हाउ डेयर यू टू से लाइक थिस। कार्तिक ये गला फाड़कर आंखें बड़ी करके कहता है, फिर गुस्से में शनाया को पीछे धक्का मार देता है। इससे शनाया सीधे कीचड़ में जाकर गिर जाती है। वो कार्तिक से इतना डर जाती है कि वो चिल्ला तक नहीं पाती। कार्तिक फिर भड़कते हुए बोला, तुम कमीनी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नैना को चुड़ैल कहने की? पहले जरा अपनी शक्ल आईने में देखकर आओ। कौन चुड़ैल है पता चल जाएगा। कब से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो मेरे सर पर चढ़े जा रही हो। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ, वरना मैं क्या कर बैठूंगा ये खुद मैं भी नहीं जानता, समझी कि नहीं? शनाया कार्तिक का ये साइड देखकर एकदम से चकरा गई और वहां से तुरंत ही पतली गली से निकल गई। उसके जाने के बाद जब राहुल कार्तिक के पास जाने को हुआ तब नैना ने फिर उसे हाथ पकड़कर रोक लिया, फिर कहने लगी, राहुल तुम अंदर जाओ, वहां का मैटर संभालो, मैं यहां हूं कार्तिक के पास। ये सुनकर राहुल अजीब ढंग से मुस्कुराने लगता है। वही इससे नैना का चेहरा भी लाल पड़ जाता है। जब नैना ने देखा कि राहुल अब भी बेशर्मों की तरह वहां खड़ा था तो वो फिर गुस्से में उसे पीछे धक्का मारकर भगाने लगती है। वही राहुल भी मुस्कुराता हुआ वहां से निकल जाता है। नैना फिर धीरे कदमों से कार्तिक के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वही कार्तिक को यही लगता है कि शनाया फिर से उसके पीछे आके खड़ी हो गई है, तो वो फिर अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और चिल्लाता हुए पीछे मुड़ता है, शनाया तुम्हारी इतनी हिम्मत की। कार्तिक का मुक्का एकदम से नैना के गाल के पास आकर रुक जाता है। इससे नैना तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कार्तिक आंखें बड़ी करके हैरानी से नैना को देखने लगता है। वही राहुल अब तक शनाया की कही हुई सारी बात याद करता है और राज को कॉल करके कहता है, राज, मुझे ओबोरोय ग्रुप की सारी कुंडली चाहिए। राज राहुल का टोन सुनकर ही समझ जाता है कि राहुल क्या सोच रहा है, तो वो तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। वही शेरगिल फैमिली और ओबोरोय फैमिली जैसे तैसे मामला रफा करके चली जाती है। वही इनमें सबसे ज्यादा फायदा उन रिपोर्टर्स का होता है जो वहां छुपकर आए होते हैं। वो भी वहां से निकलकर अपनी अपनी हेडलाइन बनाने में बिजी हो जाते हैं। अंत में होटल शालीमार की ओपनिंग सेरेमनी जैसे तैसे खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मेरे रीडर्स हो, इस स्टोरी को अच्छे से समझते हो, तो प्लीज मुझे फीडबैक दो ताकि मुझे ये समझ आए कि मुझे स्टोरी कैसे लिखनी चाहिए। कार्तिक और नैना गार्डन एरिया में। कार्तिक गुस्से में मुंह फुलाकर वापस से पीछे मुड़ गया। वही जब नैना ने अपनी आंखें खोली और कार्तिक को ऐसे पाया तो उसके दिल में तेज दर्द हुआ। वो कुछ कह पाती तभी उसकी नजर पास के कीचड़ पर चली गई जहां कुछ देर पहले शनाया पीठ के बल गिरी थी। उसे याद करते ही नैना के चेहरे पर मुस्कान तैर गई।
कार्तिक जब ये महसूस करता है कि नैना को उसके रूठने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। वही नैना को कार्तिक का ये वसन इतना पसंद आता है, वो आह भरने लगती है। नैना खुश होकर बोली, उफ कार्तिक, तुम ऐसे मुंह फुलाए कितने क्यूट लगते हो। मुझे तो लगा था तुम्हें कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़ी तोप निकले। हम्मम, अब जाकर लग रहा है कि तुम द नैना बिरला के हस्बैंड हो। कसम से मजा आ गया। इतना बोल वो दिल ही दिल में जैसे सातवें आसमान में उड़ने लगी। आखिर वो खुद भी तो ऐसी ही थी। अब जाकर दोनों की जोड़ी सही मायने में कंप्लीट हुई। ये सोच वो मन ही मन मुस्काए जा रही थी। आखिर में वो भी होटल की कार से निकल जाती है। दशरथ, पद्मिनी और यश गुस्से से त्रिशा को देख रहे थे। वही शनाया बहुत मजे लेकर त्रिशा की ये हालत एंजॉय कर रही थी। पिछली बार जब शनाया होटल पैराडाइज में वैभव के साथ पकड़ी गई थी तो वो त्रिशा ही थी जिसने उसे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और आज उसकी बारी थी ताने मारने की, तो शनाया ये शानदार मौका कैसे छोड़ सकती थी। पद्मिनी त्रिशा को लगातार जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है, बेशरम, नालायक, पागल, बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा घटिया काम करने की। तू अपने आप को समझती क्या है? तू क्या ऐसे वैसे खानदान से है? तूने सारी लाज शर्म बेच खाई है क्या? तुझे एक बार भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? तेरे बाप दादा की पूरी जिंदगी निकल गई तब जाकर उन्होंने ये इज्जत कमाई है, नाम पैसा शोहरत कमाया है। लानत है तुझ जैसे औलाद पर। इससे तो यही अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाती। कम से कम हमें आज ये जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती। यश भी गुस्से में कहता है, और नहीं तो क्या, यूं तो तू हमेशा ही मुझे आवारा नकारा बेवकूफ बोलती रहती है, पर आज तूने अपने अंदर का कालापन दिखा दिया। मैं तो फिर भी बेटा हूं, लोग मुझे ज्यादा दिनों तक याद नहीं रखेंगे, लेकिन तुझे हर कोई याद रखेगा। बेटियां घर की इज्जत होती है और आज तूने हमारे घर की इज्जत नीलाम कर दी। अब शनाया भी आग में घी डालते हुए कहने लगती है, हाँ त्रिशा, तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में द रणवीर शेखावत ही मिला था ये सब करने को। अरे उसकी तो एक प्रेग्नेंट बीवी है, कुछ ही महीनों में वो बाप बन जाएगा। तो तुम ऐसे आदमी के चक्कर में कैसे पड़ सकती हो? क्या तुम्हें और कोई धन का बैचलर लड़का नहीं मिला? तुम्हें पता भी है तुमने कितने बड़े लोगों से दुश्मनी मोड़ ली है, और इसका खामियाजा डेड और यश को अपनी खून पसीने से खड़ी की कंपनी खोकर भुगतना होगा। तुमने एक झटके में शेरगिल्स, शेखावत और बिरलाज इन तीनों से हमारी दुश्मनी करवा दी। तुमने सोच है अब इसका अंजाम क्या होगा? त्रिशा ये सुनकर नफरत से शनाया को देखती है। उसका मन तो करता है कि वो अभी शनाया का मुंह तोड़ दे, फिर अपने पापा को देखकर वापस से शांत हो जाती है। उसे अपने पापा की चुप्पी बहुत ज्यादा खलती है। उसे उनके लिए बुरा भी बहुत लगता है। पापा फिर शांत होकर लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, यश, त्रिशा, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम दोनों को बहुत अरसे से बर्दाश्त किया है। मुझे लगा था कि तुम दोनों कार्तिक से लाख गुना बेहतर हो, समझदार हो, होशियार हो। मुझे लगता था ओबोरॉय ग्रुप तुम दोनों के हाथ में सुरक्षित है और तुम दोनों मिलकर उसे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाओगे, लेकिन मैं गलत था। तुम दोनों ही अव्वल दर्जे के निहायती बेशरम, नालायक और वाहियात औलाद हो। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि। इतना सुन यश और त्रिशा दोनों की जान हलक में आ जाती है। उनका गला एकदम से सूखने लगता है। वही ये सुन पद्मिनी के दिल की धड़कनें भी एकदम से बढ़ जाती है। वही शनाया भी तेज धड़कनों से अपने ससुर की बात ध्यान से सुनने लगती है। वही रणबीर को शेरगिल रेजिडेंस लाता जाता है और उसका अच्छे से चेकअप होता है। डॉक्टर कृतिका को कुछ दवाई देते हैं, फिर कहते हैं, मिसेज शेखावत, डरने की कोई बात नहीं है, ये बस बेहोश है। जब ये होश में आए तो उन्हें ये दवाई दे देना, इससे उन्हें राहत मिलेगी। अगर इन्हें कोई और तकलीफ होती है तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके। कृतिका हाँ में सिर हिला देती है। डॉक्टर के जाने के बाद मोनिका गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कृति, कौन है वो? कौन है वो जिसने ऐसा घटिया काम करने का सोचा? इतना नीच कमा करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। मुझे नाम बताओ उसका, उसे तो मैं जान से मार डालूंगी। इतने में साहिल भी नफरत से बोल उठता है, हाँ दीदी, जीजू के साथ ऐसा घटिया काम करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। कोई भी ऐरा गैरा हमारे जीजू को ऐसे परेशान नहीं कर सकता। आप बस इतना बताइए कौन है वो, बाकी सब हम देख लेंगे। ये सुन कृतिका अपनी माँ के सीने से लग जाती है और लंबी सांस छोड़ती है। उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। पापा से अपनी लाडली कृतिका की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। वो मिहिर को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, मिहिर, उस ओबोरॉय ग्रुप को खत्म कर दो। ये सुन मोनिका हैरान हो जाती है। वो पूछती है, ओबोरॉय ग्रुप?
मिहिर नफरत से कहता है, ये घटिया काम करने वाली कोई और नहीं बल्कि दशरथ ओबोरॉय की बेटी त्रिशा ओबोरॉय ही है। उसका एक भाई भी है, यश ओबोरॉय। ये सुन मोनिका की आंखें बड़ी हो जाती है। इतने लंबे अरसे के बाद उनका नाम सुनकर मोनिका की सांस ही गले में अटक जाती है। वो मन ही मन घबराते हुए कहती है, हे भगवान, मेरा बीता हुआ कल एकदम से मेरे आज में कैसे आ गया? ये सब क्या हो गया और क्यों? कहीं मेरा कल मेरे सामने ना आ जाए। प्लीज कान्हा जी, भूलकर भी ऐसा अनर्थ मत करना, वरना एक साथ कईयों की जिंदगी बदल जाएगी। वही सोशल मीडिया में अलग ही धूम मची हुई थी। हर तरफ मिहिर और त्रिशा की लड़ाई की वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रही थी। सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हेडलाइन बना रहे थे। मिहिर शेरगिल का फूटा गुस्सा, उनके इस खतरनाक गुस्से का शिकार हुई त्रिशा ओबोरॉय। ओबोरॉय ग्रुप की प्रिंसेस त्रिशा ने पंगा लिया मिहिर शेरगिल की बहन से। मिहिर से उसे सबके सामने धोया। द ग्रेट शेरगिल्स ने दिखाए ओबोरॉय ग्रुप की औका भरी पार्टी में किया बेइज्जत। मिस्टर दशरथ की बेटी त्रिशा ओबोरॉय पर आज बरसा मिहिर शेरगिल का कहर, दी बर्बाद करने की धमकी। ओबोरॉय ग्रुप की राजकुमारी का दिल आया मिस्टर रणवीर शेखावत पे। मिहिर ने लिया उससे बदला, भरी महफिल में किया पर्दाफाश। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर, द ग्रेट शेरगिल्स एंड ओबोरॉय ग्रुप के बीच हुई तकरार। देखिए कौन मारेगा बाजी। अपनी राय कमेंट में दीजिए। ऐसी और भी सैकड़ों हेडलाइंस रिपोर्टर्स बना रहे थे। इससे मीडिया कंपनीज का ढेरों फायदे हो रहे थे। वो जितना ज्यादा मसाला लगाकर ये खबर बेच रहे थे, उनकी टीआरपी उतनी ही तेजी से बढ़े जा रही थी। वही ऑफिस में नैना और कार्तिक अपनी मस्ती में लगे हुए थे। नैना बार बार कार्तिक के सामने आती और कार्तिक हर बार उससे मुंह फेर लेता। नैना जब तक शांत थी तब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, पर जब उसका पेशेंस जवाब दे जाता है तो वो गुस्से में कार्तिक का कॉलर पकड़ लेती है। नैना आवाज बाहर तक ना जाए वैसे गुस्से में कहती है, कार्तिक के बच्चे अब बस भी करो। मैंने कहा ना तुमसे, मैं वहां खुद से नहीं गई थी, यामिनी मुझे वहां ले गई थी। और कितनी बार कहूं मैं ये बात तुमसे, तुम मानते क्यों नहीं? मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये सुन कार्तिक के दिल को बर्फ सी ठंडक मिलती है। उसे तो बिना कहे ही नैना पर यकीन हो गया था। वो तो बस ये देखना चाहता था कि नैना उसे मनाने के लिए क्या क्या करती है, तो वो वापस से सख्त एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर ले आता है। कार्तिक रुडली कहता है, नैना मुझे बहुत काम है, तुम बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोल वो वापस से अपने काम में लग जाता है और फाइलों में डूब जाता है। इससे नैना फिर निराश हो जाती है। वही केबिन के बाहर इशिका और रोनित का भी अपना ही इलू इलू चल रहा था। रोनित इशिका को टाइटली बैक हक किए रहता है, जिससे इशिका बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसे वैसे ही राकेश के वहां होने से बहुत शर्म आती है और ऊपर से रोनित उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इशिका फिर गुस्से में आकर रोनित के कान पे काट देती है। इससे रोनित जोर से चिल्लाता है, आउंच। वही जब राकेश ये देखता है तो उन पर जोर जोर से हंसने लगता है। इशिका फिर रोनित को धक्का मारकर राकेश के पास जाकर बैठ जाती है। वही रोनित अपना कान पकड़कर अपना दर्द सहन करता है। इतने में नैना रोनित के पास आकर हैरानी से पूछती है, अरे रोनित, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चिल्लाए क्यों और ये कान ऐसे क्यों पकड़ रखा है? ये सुन रोनित बेचारगी से अपना हाथ हटा देता है, फिर इशिका की तरफ देखता है। नैना जब रोनित का लाल पड़ा कान देखती है तो उसकी हंसी छूट जाती है। इससे राकेश भी हंसना शुरू कर देता है। नैना इशिका के मजे लेते हुए कहती है, क्या बात है इशिका, तुम तो बहुत बड़ी छुपी रुस्तम हो। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें कान काटने का भी टैलेंट है। वैसे अपना ये टैलेंट बिल्कुल सही जगह अप्लाई किया है तुमने, शाबाश। ये सुनकर इशिका शर्म से राकेश के पीछे जाकर छुप जाती है। नैना फिर रोनित का कान खींचते हुए कहती है, रोनित, अब इन सब की आदत डाल दो। फ्यूचर में इशिका अपना प्यार ऐसे ही दिखाने वाली है, समझे? ये सुन रोनित प्यार से अपना लाल पड़ा कान सहलाने लगता है। उसे ये सच में बहुत मजेदार लगा, तो वो कहता है, नैना, कपल्स में लड़कियों का ऐसा प्यार लड़कों को हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी कभी कभी कार्तिक को ऐसा प्यार दिखाया करो, कार्तिक को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये सुन नैना की आंखें बड़ी हो जाती है, फिर ध्यान से इस बारे में सोचने लगती है। उसे कार्तिक के गुस्से में फूले हुए लाल गाल याद आते हैं, तो फिर उसके दिमाग में नई खुराफात चलने लगती है। रोनित अगर पहले नैना से ये बात कहता तो नैना फुल 100% उसकी बात नहीं मानती, पर अब जब कार्तिक खुद ही उसे सामने से छेड़ने का मौका दे रहा है तो नैना ऐसा जरूर करेगी। शाम को कार्तिक जानबूझकर लेट घर आता है। घर में सिर्फ मामा और रीत होते हैं, क्योंकि आज रेहान अपनी मम्मी के पास हॉस्पिटल में रुकने वाला था।
कार्तिक अपने रूम में जाता है। वहां रूम में घनघोर अंधेरा था। वहां का शांत माहौल देखकर कार्तिक को कुछ गलत होने का एहसास होता है। वो लाइट्स ऑन करता है तो वो एकदम से चकरा जाता है। नैना बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी और हेडफोन में गाना सुन रही थी। वही उसने व्हाइट कलर की शॉर्ट हॉट एंड सेक्सी नाइटी पहन रखी थी कार्तिक का गुस्सा दूर करने के लिए। उसने साथ में बड़ा सा टोपा, सर्दी की गोल टोपी पहने हुए थी जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। उस बड़े से टोपे में नैना का छोटू सा चेहरा बहुत अच्छे से फिट हो रहा था। उसे देख कार्तिक के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। नैना जब पलटकर कार्तिक को देखती है तो कार्तिक वापस से मुंह बना लेता है और बाथरूम में चला जाता है। इससे नैना अपनी आईब्रो जोड़कर कहती है, हम्मम नौटंकी काहिका, अभी तो मुस्कुरा रहा था, मेरे देखते ही मुंह फेर लिया। इसे तो एक्टिंग करना भी नहीं आता। कोई बात नहीं कार्तिक, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे। सीधी तरह से मान जाओ तो ठीक है, वरना मुझे इशिका का फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ी देर में कार्तिक फ्रेश होकर नैना के बगल में लेट जाता है। वो नैना की तरफ पीठ करके सोने का नाटक करता है। उसे नैना का खुद को अटेंशन देना बहुत अच्छा लगता है तो वो जल्दी से मानकर ये अटेंशन खत्म नहीं करना चाहता। वही इससे नैना का सिर घूम जाता है। वो सुबह से कार्तिक के आगे पीछे घूम रही है पर अब तो सच में हद हो गई। वो झटके से कार्तिक को कंधे से सीधा करती है और उसके पेट पर बैठ जाती है। कार्तिक जोर देकर कहता है, नैना तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो ऐसे मुझ पर बैठ रही हो। चलो उठो मुझ पर से और सोने दो मुझे। नैना इस बार कार्तिक को आंखें दिखाकर पूछती है, कार्तिक मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, तुम सीधे सीधे इस बात को यही खत्म करते हो या नहीं। कार्तिक ये सुन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि नैना आखिर में क्या करने की सोच रही है। जाहिर था कार्तिक इतनी दूर तक आकर इतनी आसानी से मानने वाला तो नहीं था, तो वो नाक सिकोड़कर कहता है, नैना मैं अभी तुमसे कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, तो अपना ये बचपना कहीं और जाकर दिखाओ। मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने वाला नहीं हूँ, समझी। इससे नैना एक लंबी सांस छोड़ती है, फिर धीरे से कार्तिक के चेहरे के पास आती है। वही नैना किस करने वाली है ये सोचकर कार्तिक का दिल जोरों से धड़कता है। उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। कार्तिक फिर एक्साइटमेंट में अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को खुशी खुशी नैना के हवाले कर देता है। पर अफसोस नैना के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकी हुई थी। देर रात कार्तिक के कमरे में कार्तिक पीठ के बल सीधा लेटा हुआ था, वही नैना कार्तिक के पेट पर बैठी हुई थी। वो धीरे धीरे कार्तिक के चेहरे के पास आती है। इससे एक्साइट होकर कार्तिक अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में कमरे से कार्तिक के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। नैना जोर से कार्तिक के कान पे बाइट कर देती है। इससे कार्तिक का सारा रोमांस धरा का धरा रह जाता है। वहीं पास के कमरे से रीत और पापा कार्तिक की चीख सुनकर तुरंत भागे भागे वहां चले आते हैं। वो दरवाजा खटखटा के चिल्लाने लगते हैं। रीत बोली, भाई भाई क्या हुआ आपको। पापा बोले, कार्तिक बेटे क्या हुआ। नैना दरवाजा खोलो। नैना, कार्तिक। उन दोनों की आवाज सुन के नैना जल्दी से कार्तिक पे से उठ जाती है। वही कार्तिक को जैसे कोई नया जीवनदान मिल गया हो वैसे तुरंत ही दरवाजे की तरफ भागता है और जल्दी से दरवाजा खोल देता है। कार्तिक मासूमी से नैना की शिकायत करने लगता है, मानो कोई छोटा सा बच्चा शिकायत कर रहा हो। मामा रीत देखो, इस नैना ने मेरे कान का क्या हाल कर दिया। इस कानखजूरी ने मेरा कान काट लिया, देखो। नैना जो कार्तिक के ठीक पीछे खड़ी थी कार्तिक की बातें सुनकर उसे आंखें दिखाने लगती है। वही कार्तिक उसकी वार्निंग को अनदेखा करके फिर से उसकी शिकायत करने लगता है। मामा देखो, ये अब कैसे मुझे आंखें दिखा रही है। इसे आप डांटो, बोलो इसे पनिश करो। ये सुन सूरज की बोलती बंद हो जाती है। उन्हें ये अच्छे से समझ आ जाता है कि अंदर अभी क्या हो रहा था। वही रीत कार्तिक का लाल कान देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, फिर उसकी फोटो खींच लेती है। इससे कार्तिक रीत पर भड़क जाता है, रीत की बच्ची तू। इतने में रीत वहां से तुरंत भाग जाती है। वही सूरज गला साफ करते हुए कहते हैं, अच्छा तो मैं चलता हूं, तुम दोनों अपना ध्यान रखो। ठीक है, गुड नाइट। कार्तिक मामा का हाथ पकड़कर पूछता है, मामा आप ऐसे ही जा रहे हो, कुछ कहोगे नहीं। एक लिस्ट मेरी थोड़ी तो साइड लो। मामा फिर बेफिक्री से कहते हैं, बेटे तू इस दुनिया का पहला पति नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। अपनी बीवी के नखरे दुनिया के हर पति को सहन करने ही पड़ते हैं, तू भी सह ले। अब जब शादी का लड्डू खाया ही है तो उसे हजम कर। गुड नाइट। ये सुन नैना शर्मा जाती है और के उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वही कार्तिक बस हैरान होकर अपने मामा को जाते हुए देखता रहता है, फिर वो भारी दिल लिए पीछे मुड़ता है।
पीछे नैना अपने दोनों हाथ कमर पर डाले आंखें छोटी करके कार्तिक को घूरती है। इससे कार्तिक सच में बुरी तरह से डर जाता है। वो रहम की भीख मांगते हुए कहता है, नैना चलो अब इस बात को खत्म करते हैं, मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूं, ओके? नैना आंखें छोटी करके कहती है, कान खजूरी हम तो अब मैं तुम्हें कान खजूरी लगती हूँ, है ना? कार्तिक तुरंत ही ना में सिर हिला देता है। वो प्यार से कहता है, नहीं नैना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस। कार्तिक अपनी बात पूरी करे इससे पहले ही नैना उसे कॉलर से पकड़कर कमरे में खींच लेती है, फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। नैना फुल टशन से कार्तिक के आगे आगे चलती है। कार्तिक पीछे हटते हुए पूछता है, नैना तुम ये क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, इस बात को यही खत्म करो, मैं और कोई नया झमेला नहीं चाहता। नैना कार्तिक को पीछे बेड पर धक्का मार देती है, फिर खुद उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। वो गुस्से में कहती है, कार्तिक के बच्चे, मैं तुम्हें कान खजूरी लगती हूँ है ना? तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कान खजूरी जब कान खाती है तो कैसा लगता है। ये सुन कार्तिक की आंखें बड़ी हो जाती है। वो मासूमी से तुरंत अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख देता है। वो मासूमी से कहता है, सॉरी सॉरी नैना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? इससे नैना का सारा गुस्सा वापस से उड़न छू हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी जोर जोर से हंसने लगती है। कार्तिक जब ये नोटिस करता है कि नैना अब शांत हो गई है तो वो इस चीज का फायदा उठाकर झटके से पलट जाता है और नैना को अपने नीचे कर लेता है। ये सब इतना फास्ट होता है कि नैना कुछ समझ नहीं पाती। कार्तिक को अपने इतने पास देखकर उसकी सांसें अपने आप ही जैसे और तेज हो जाती है। वही कार्तिक का हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। कार्तिक अपने आप को अब और कंट्रोल नहीं कर पाता और नैना को किस करना शुरू कर देता है। इस बार नैना भी खुद को नहीं रोकती और जो हो रहा था उसे होने देती है। कार्तिक फिर नैना की नाइटी में अपने हाथ डाल देता है, इससे नैना और भी ज्यादा एक्साइट ही जाती है। कार्तिक फिर नैना की वो छोटी सी ड्रेस धीरे धीरे ऊपर करने लगता है। फिर आगे का क्या, थोड़ी देर में कार्तिक कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। यमी फेस यमी फेस। वही वैभव का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। नयनतारा पागलों की तरह उस पर यहाँ वहाँ की चीजें फेंकने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, क्यों 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 कार्तिक ही क्यों? तुम कार्तिक जैसे क्यों नहीं हो वैभव? आज कार्तिक की जगह तुम्हें वहां होना चाहिए था। कार्तिक देखो कहां से कहां पहुंच गया और तुम कुछ भी नहीं हो, क्यों क्यों? बिरला फैमिली, शेरगिल फैमिली, शेखावत फैमिली और अब तो द मानव बजाज भी, वो भी बिजनेस पार्टनर के तौर पर। कल तक वो कुछ भी नहीं था और आज देखो, वो हम बिरलाज से भी आगे निकल गया। तुम वहां तक कब पहुंचोगे? अगले जन्म में? ये सुन वैभव को बहुत बुरा लगता है, पर ये एक कड़वा सच था जिसे मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। कार्तिक उसके बाद ऑफिशियली इस इंडस्ट्री में आया और उससे पहले ही उसने इतने सारे लोगों से कांटेक्ट बना लिए। सच में अब कार्तिका ने इस इंडस्ट्री में बहुत ही खास जगह कमा ली है। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसे ये सब कुछ नैना के मिलने के बाद ही मिला। अगर आज उसके साथ नैना ना होती तो निका का नहीं होता ही नहीं। वैभव फिर हमेशा की ही अपनी मीठी खुबड़ी बातों में नयनतारा को बहलाना शुरू कर देता है। बेबी, इन सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती उस राहुल की है। अगर वो उस टाइम कार्तिक का साथ देने के बजाय मेरा साथ देता तो आज मेरी कंपनी मेरे पास होती। अनिल शेरगिल, मिहिर शेरगिल, रणवीर शेखावत, मानव बजाज सब मेरे साथ होते। मैं पूरी दुनिया पर राज करता और मेरे साथ तुम भी पूरी दुनिया पर राज करती। ये सब कुछ उस राहुल और नैना की वजह से ही हुआ है। ये सुन नयनतारा गहरी सोच में डूब जाती है। वैभव जब देखता है कि उसकी बकवास का नयनतारा पे असर हो रहा है तो वो और भी ज्यादा बकवास करने लगता है। बेबी, मैं तो कहता हूँ हमें इन सबको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। हमें इन सबको उनकी औकात दिखानी चाहिए और इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो इस वक्त हमारे काम आ सकती है और वो है माहेश्वरी ऑटोमोबाइल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। माहेश्वरी ऑटोमोबाइल्स का नाम सुन नयनतारा का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। उसके दिल दिमाग में बस नैना के साथ उसके स्टेटस का कंपटीशन चल रहा था और कुछ भी नहीं। वही वैभव भी अब तक ये बात अच्छे से समझ गया था कि नयनतारा को बस नैना को नीचा दिखाना है, उसे परेशान करना है, तो वो हर बार उसकी यही दुखती नस पकड़ लेता है। और हर बार की तरह नयनतारा इस बार भी वैभव के बहकावे में आ जाती है। वैभव फिर नयनतारा को गले लगाकर उसे शांत करता है और उसे कंफर्ट देने लगता है। वैभव फिर नयनतारा को सिड्यूस करने लगता है। वैभव को ये एक बात बहुत अच्छे से पल्ले पड़ गई थी कि अगर उसे राहुल और कार्तिक का मुकाबला करना है तो उसे नयनतारा को किसी भी हाल में अपनी तरफ रखना होगा।
क्योंकि राहुल गलती से भी कभी अपनी सगी बहन के अगेंस्ट नहीं जाएगा और ना ही किसी और को ऐसा करने देगा, इसलिए नयनतारा का वैभव की साइड रहना उसके लिए किसी लाइफलाइन की तरह है जो वो गलती से भी नहीं खो सकता। वही अब जब नयनतारा पूरी तरह से वैभव के कंट्रोल में आ जाती है तो वो वैभव उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और उसे खुश करने में लग जाता है। वही राहुल के प्राइवेट बंगलों में कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। राहुल जब अपना काम खत्म करके घर आता है तो उसे एंटर करते ही पाव भाजी, मटर पनीर, लौकी के कोफ्ते और पुलाव की मस्त खुशबू आने लगती है। राहुल से अब और रहा नहीं जाता और वो जिंदगी में पहली बार किचन में घुस जाता है। वहां किचन में रुबीना पूरे फोकस के साथ पुलाव में तड़का लगा रही थी। राहुल एक्साइट होकर दबे पांव आकर रुबीना को पीछे से पकड़ लेता है। ऐसा होते ही रुबीना एकदम से सहम जाती है। वो अपनी कमर को देखती है जो अब राहुल के गिरफ्त में थी। राहुल रुबीना के कंधे पर अपनी थोड़ी रखते हुए खुश होते हुए बोला, वाह रूबी, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। इस खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। वैसे आज तुमने डिनर क्यों बनाया, वो भी इतना लजीज? आज कुछ स्पेशल है क्या? रुबीना धीरे से बोली, हाँ, वो आज मैंने पहली बार अपने डिजाइन किए हुए कपड़े बेचे हैं। यूं कहो तो आज मैंने पहली बार अपने पैशन का काम किया है और मुझे इसका पेटेंट भी मिला है, तो बस इसीलिए। ये सुन राहुल बहुत खुश हो जाता है। वो रुबीना को अपनी तरफ घुमाकर कहता है, अरे वाह, तुमने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म कर लिया। तुमने अपने खुद के डिजाइन बेचना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छे, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी की हुई डिजाइन वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइन होगी। तुम फ्यूचर में बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनोगी, देख लेना। राहुल के मुंह से अपने लिए इतनी सारी तारीफें सुनकर रुबीना का जैसे दिन बन जाता है। हालांकि उसके बनाए हुए कपड़ों की डिजाइन देखकर नैना ने भी बहुत सारी तारीफें की थी, लेकिन राहुल के ये चंद शब्द रुबीना को किसी अवार्ड की तरह ही लग रहे थे। इससे रुबीना बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी उसके प्यारे से गोरे चेहरे पर साफ साफ झलकती है, जिसे देखकर राहुल का भी दिन बन जाता है। राहुल एक्साइट होकर कहता है, रूबी, मैं कल ही राज से कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए नया बुटीक खोले। उसमें तुम अपने कलेक्शन रखना, लेकिन तुम्हारी सबसे बेस्ट डिजाइन सिर्फ मेरे लिए होगी, समझी? ये सुन रुबीना की आंखें बड़ी हो जाती है। अपना खुद का शोरूम भला कौन डिजाइनर नहीं चाहता, ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम होता है। लोगों के कई साल निकल जाते हैं सिर्फ अपना शोरूम बनाने के लिए, और ये राहुल इतनी बड़ी बात इतने नॉर्मल अंदाज में बोलता है जैसे ये उसके लिए बहुत छोटी बात हो। रुबीना का मुंह आधा खुला का खुला रह जाता है। वही राहुल जब ये नोटिस करता है तो वो अपने होठ उसके पतले से मुलायम होठ पर रख देता है। इससे रुबीना तुरंत ही होश में आ जाती है। वो राहुल के सीने पर अपने हाथ मारने लगती है। वो राहुल से अलग होने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उससे अलग होकर थोड़ा दूर जाती है, इतने में राहुल रुबीना के दोनों हाथ उसकी कमर के पीछे जकड़ लेता है और वापस से उसे किस करने लगता है। अब रुबीना हिल भी नहीं पाती और वही स्टैच्यू बनकर खड़ी रहती है। राहुल की ये किस बहुत लंबी चलती है, इससे रुबीना की सांसें उखड़ने लगती है। इससे राहुल फिर अलग हो जाता है। राहुल के छोड़ते ही रुबीना अपने दिल पर हाथ रख उसे शांत करती है और लंबी सांसें लेती है। वो मन ही मन चिढ़ते हुए कहती है, उफ, इन अमीरजादों पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। इनके दिमाग में बस गंध भरी होती है। इनके दिमाग में और कोई दूसरी बात चलती है या नहीं? बस अच्छी बातें करावा लो इनसे, हम और ये किसी काम के नहीं। राहुल फिर जोश में आता हुए कहने लगा, रूबी, मैं फ्रेश होकर जल्दी जल्दी आता हूँ, तब तक तुम खाना लगाओ। मैं आज बहुत ज्यादा भूखा हूँ और मेरी भूख सिर्फ तुम ही शांत कर सकती हो, ओके? इतना बोल राहुल तुरंत वहां से निकल जाता है। वही रुबीना उसकी कही हुई बातों का मतलब समझने की कोशिश करती है। वो घबराते हुए बोली, हे भगवान, फिर से नहीं प्लीज, थोड़ी देर में खाना लग जाता है। राहुल मटर पनीर का बाइट लेता है तो उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। वो बाइट सच में बहुत टेस्टी था। उसकी ये खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। राहुल फिर पाव भाजी टेस्ट करता है और बड़ी सी उम्मम्मा करता है। वही राहुल का ऐसा बच्चे जैसा रिएक्शन देख रुबीना के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। वो बहुत हैरानी और खुशी से राहुल के ये रिएक्शन जैसे एंजॉय कर रही थी। राहुल फिर अपनी ही धुन में हर एक बाइट पर अपने अलग अलग एक्सप्रेशन देता है, जिसे देख रुबीना को वो बहुत क्यूट लगता है। देखते ही देखते राहुल वहां मौजूद सारा खाना अकेले ही खत्म कर देता है। रुबीना तो बस आंखें फाड़ राहुल को खाते हुए देखती रहती है। जो राहुल फुल डिसिप्लिन में कांटे चम्मच से पूरे मैनर्स में खाना खाता है, वो आज अपने सारे मैनर्स साइड में रखकर किसी बच्चे की तरह हाथ से खा रहा था। वो उस वक्त किसी मूकबैंगर की तरह लग रहा था जो ढेर सारा खाना कुछ मिनटों में खा जाते हैं।
सारा खाना खत्म करके राहुल अपने पेट को सहलाता है और बड़ी डकार मारता है। उसका ये सेटिस्फेक्शन देखकर रुबीना का दिल भी खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। राहुल बेड पर लेटते ही गहरी नींद के आगोश में चला जाता है, वही रुबीना बस उसे यूं ही प्यार से निहारने लगती है। इस वक्त सोते हुए राहुल बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। रुबीना अपने आप को बहुत रोकती है राहुल के पास जाने से। वो एक बार करीब से राहुल को देखना चाहती थी। ऐसा हो भी क्यों ना, राहुल था ही इतना हैंडसम, एक बार देखने से जी थोड़ी ना भरता है। रुबीना फिर हिम्मत करके राहुल के चेहरे पर पास आकर उसे निहारने लगती है। राहुल की बड़ी सी परफेक्ट शेप्ड आईब्रो, उसकी बंद आंखें, पतला सा लंबा नाक, पतले से हल्के लाल होठ, गोरे गोरे गाल, क्लीन शेव्ड। आखिर किसका मन ना डोले। रुबीना भी थी तो एक लड़की ही। वो ना चाहते हुए भी राहुल की खूबसूरती में बस खोए जा रही थी। वही रुबीना को गर्म सांसें अपने गाल पर महसूस होते ही राहुल की आंखें खुल जाती है। इससे रुबीना एकदम से डर जाती है। वो राहुल से दूर जा ही रही थी, तभी राहुल उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है। रुबीना डरते हुए छटपटाने लगती है। इससे राहुल का सारा रोमांस हवा हो जाता है। वो जेंटलमैन से सीधे डेविल अवतार में आ जाता है और रुबीना के ऊपर चढ़ जाता है। राहुल रुबीना को ना कहने का मौका भी नहीं देता और उसे किस करने लगता है। राहुल के जोर के सामने रुबीना की एक नहीं चलती और वो हार मान लेती है। इधर शेखावत पैलेस में रणवीर और कृतिका भी अपनी मस्ती में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद रणवीर का वजन कृतिका के पेट पर आने के बाद कृतिका जोर से चिल्लाती है, आह। इससे रणवीर तुरंत ही कृतिका के ऊपर से हट जाता है और परेशान होते हुए पूछने लगता है, कृति बेबी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये सुन कृतिका मुस्कुराते हुए रणवीर के गले में अपनी बाहें डाल देती है और रणवीर के गाल पर किस करते हुए कहती है, मिस्टर शेखावत, मुझे इस वक्त डॉक्टर की नहीं, नींद की जरूरत है जो आप मुझे नहीं दे रहे हैं, समझे कि नहीं? इस बात पर रणवीर आह भरते हुए कृतिका के कमर थमाकर कहता है, हाय कृति बेबी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुम प्रेगनेंसी में भी इतनी प्यारी लगती हो कि मैं पागल हुए जा रहा हूँ। तुम्हारा ये पेट देखकर मुझे तुम्हें और ज्यादा प्यार करने को मन करता है। तो मैं क्या करूँ? कृतिका फिर अपने पेट पर हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए रणवीर के सीने से लग जाती है। फिर रणवीर कहता है, बेबी मैं। जब रणवीर ये कहते हुए नीचे झुकता है तो देखता है कृतिका सो गई है। ये देख रणवीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो कृतिका को अच्छे से सुला देता है। उसके तुरंत बाद रणवीर के प्यार भरे चेहरे पर नफरत आ जाती है। वो गुस्से में मन ही मन ठानते हुए कहता है, त्रिशा ओबोरॉय, तुमने आज जो मेरे साथ किया उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुमने मुझसे पंगा लेकर ये ठीक नहीं किया। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी जान से प्यारी कृति को भी तकलीफ देने की कोशिश की है। तो अब कल से खुद की और साथ में तुम्हारे पूरे खानदान की बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये सोचते वक्त रणवीर बहुत कठोर लग रहा था। फिर वो भी सो जाता है। अगले दिन सबकी जिंदगी में नई खूबसूरत सुबह होती है। सुबह 8 बजे सूरज, कार्तिक, नैना और रीत माता रानी की पूजा करके किरण को हॉस्पिटल से घर आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कार्तिक, नैना और रीत ने सुबह जल्दी उठकर पूरे घर को खुशबूदार फूलों से सजाया हुआ था। हॉल में सूरज और किरण के शादी की खूबसूरत फोटो भी लगाई गई थी ताकि किरण ये देख खुश हो जाए। साथ में उन्होंने किरण के बचपन की भी ढेर सारी फोटो लगाई थी। दीवारों पर गुब्बारे लगाए थे। किरण को शुरुआत से ही हैंडीक्राफ्ट चीजें बेहद पसंद थी तो नैना और कार्तिक ने खास उनके लिए ढेर सारी चीजें बनाई थी। अगर शॉर्ट में कहें तो किरण के ग्रांड वेलकम की सारी तैयारियां की गई थी। कुछ ही देर में रेहान अपनी मां को लेकर घर आया। किरण सुबह से उखड़ी हुई थी, सबसे ज्यादा सूरज से, क्योंकि इतने खास दिन उसे रिसीव करने कोई भी नहीं आया। तो वो मुंह बना के घर में एंटर हुई। अंदर आते ही अपने छोटे से घर का प्यारा सा डेकोरेशन देख किरण शॉक रह गई। फिर अगले ही पल सूरज, कार्तिक, नैना और रीत की जोर की आवाज आए, वेलकम बैक मम्मी, मामी, किरण। इतना बोल नैना और रीत ने किरण को गले लगा लिया। इससे किरण का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई। इतने में सूरज हाथ में बड़ी सी प्लेट लेकर किरण के सामने आ गए। किरण ने पहले गुस्से से आंखें छोटी करके उन्हें घूरा, फिर तिरछी नजरों से प्लेट को देखा। उसे देखते ही किरण के मुंह में पानी आ गया। उसके चेहरे पर जैसे रौनक आ गई। प्लेट में ढेर सारी मिठाई थी। ये उसकी सबसे फेवरेट चीज थी, यूं कहो कि उसकी कमजोरी थी। काजू कतरी, पेडे, बर्फी, सोन पापड़ी, कोपरा पाक, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू।
इन्हें देख कौन ज्यादा देर नाराज रह सकता है। तो किरण भी मुस्कुराकर सूरज को माफ कर देती है। सूरज किरण को प्यार से काजू कतरी खिलाते हैं। उस टाइम रीत अपने फोन में फोटो क्लिक कर उसे अपलोड कर देती है। उसका ऐसा करने का बहुत खास मकसद था जिसे सिर्फ वही जानती थी। जब से उसने पापा को बुआ वाली बात बताई थी तब से पापा उसे बस चुप रहने को बोल रहे थे। तभी से रीत को लग गया था कि मामला बहुत सीरियस है। फिर सब साथ में मिलकर टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट करते हैं। सबसे खास बात कि आज का नाश्ता सूरज ने बनाया था जिसे खाकर किरण को उनकी जवानी याद आ जाती है तो वो दिल से खुश हो जाती है। देखते ही देखते 9:30 बज गए। कार्तिक को रोनित का कॉल आया। करती ने हंसते हुए पूछा, हाँ रोनित बोल। रोनित टेंशन में बस इतना ही बोला, कार्तिक अभी के अभी रेवेन्यू हिल्स में आ जाओ, इधर बहुत बड़ा पंगा हो गया है। इतना बोल रोनित ने कॉल काट दिया। ये सुन कार्तिक हैरान हो गया। वो बोला, क्या पंगा, किसके साथ? हेलो हेलो। कार्तिक ने रोनित को फिर कॉल किया पर इस बार उसका फोन बंद आया। कार्तिक ये देख शॉक हो गया। वही इससे सभी हैरान होकर कार्तिक को देखने लगे। रेहान ने टेंशन लेते हुए पूछा, भाई क्या हो गया? रोनित भाई का किससे पंगा हो गया? फिर नैना ने भी पूछा, हाँ कार्तिक क्या हुआ रोनित को? कार्तिक खड़े होते हुए बोला, आप सब प्लीज टेंशन मत लीजिए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं वहां जाकर देखता हूँ। ठीक है, आप सभी आराम कीजिए। नैना भी खड़ी होते हुए बोली, रुको कार्तिक मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। इस बात पर कार्तिक ने हम करके हामी भर दी। फिर कार्तिक और नैना दोनों ही रेवेन्यू हिल्स में आ गए। उसे देख नैना का सिर घूम गया। वो हैरान होते हुए बोली, कार्तिक हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर तो टॉप कंपनीज के हेड ऑफिस होते हैं। कार्तिक बोला, पता नहीं रोनित ने मुझे यही बुलाया है, चलो अंदर जाके देखते हैं। अब रेवेन्यू हिल्स में वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। वहाँ सिर्फ बड़े लोग ही आ जा सकते हैं। वहाँ पर बड़ी पोस्ट के ऑफिसर्स भी परमिशन पास मिलता है वो वही लेकर ही आते हैं। जिनके पास नहीं होता उन्हें एंट्री नहीं मिलती, फिर चाहे वो किसी भी बड़ी कंपनी से हो। पर ये तो गजब हुई गवाह। कार्तिक की सेकंड हैंड धूल खाती कार को देख रेवेन्यू हिल्स के बड़े से दरवाजे अपने आप ही खुल गए। ये देख कार्तिक और नैना दोनों ही शॉक हो गए। नैना यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। वो राहुल के साथ बहुत बार यहाँ आई थी तो उसे पता था कि यहाँ स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, पर ऐसा होने की नैना ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वही कार्तिक भी इस चीज से बहुत हैरान था। वो भी कई बार यहाँ परमिशन लेके आया था और उसे भी यहाँ के रूल्स की अच्छी समझ थी। पर जब ये लोग सामने से ही उन्हें रास्ता दे रहे थे तो कार्तिक बिना ज्यादा सवाल किए एंटर हो जाता है। इतने में कार्तिक को रोनित का मैसेज आया, बिल्डिंग नंबर 7। ये देख कार्तिक हैरान होता हुआ बिल्डिंग नंबर 7 पर जा पहुंचा। दोनों बाहर आए। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, नीका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस। इतना पढ़कर कार्तिक और नैना हैरानी और खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। ये अब तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज था उन लोगों के लिए, पर ये दिया किसने? दोनों फिर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, ना रोनित, ना इशिका, ना ही राकेश या मिहिर साहिल। तो वो बहुत सोचकर ऑफिस के मेन एंट्रेंस पर एंटर हुए। उनके अंदर आते ही ऊपर लगा गुब्बारा फूटा और उसमें से ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां उन पर गिरी। वो ऑफिस बहुत ही ज्यादा शानदार था। बेस्ट इंटीरियर, बेस्ट फर्नीचर एंड बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन। वहां सब कुछ बेस्ट था। वहां बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे और उनके पीछे से रोनित, इशिका, राकेश, मिहिर, साहिल, राहुल, राज, सचिन और भी बहुत लोग जो कार्तिक के अच्छे दोस्त थे, वो सब लोग तालियां बजाते हुए बाहर निकले। कार्तिक के सभी दोस्त हाथ में बड़े बड़े बुके लिए उसके पास आए और उन्हें बधाई देने लगे। कार्तिक मेरे यार, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी नई ऑफिस बहुत शानदार है। दूसरा बोला, कार्तिक मैंने कहा था ना तुमसे, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। देख लो, तुमने आज मेरी वो बात सच कर दी। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। तभी रोनित आगे आकर कार्तिक के गले मिलता है, वही इशिका नैना के गले लगती है। फिर राकेश कार्तिक के गले लगा। उसके बाद राहुल ने कार्तिक को कसके गले लगाया। कांग्रेट्स जीजू, योर न्यू ऑफिस इज सुपर्ब। कार्तिक ने हैरान होकर पूछा, भाई ये सब क्या है? राहुल कुछ बोलता, इतने में सचिन ने आगे आकर कार्तिक से हाथ मिलाकर कहा, आज मिस्टर मानव बजाज ऑफिशियली नीका के पार्टनर बनने वाले हैं, तो इस खुशी में ये तो बस छोटा सा गिफ्ट है उनकी तरफ से। ये सुन कार्तिक और नैना दोनों चौंक गए, फिर बहुत ज्यादा खुश भी हो गए। सचिन फिर कार्तिक को उसके केबिन में ले गया।
वहां बड़ा सा बोर्ड था, सीईओ ऑफिस, और नीचे लिखा था कार्तिक ओबोरॉय। उसे देख कार्तिक की खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता, इतने में वहां से मानव मुस्कुराता हुआ बाहर आया। मानव कार्तिक के गले लगते हुए बोला, हे कार्तिक, कैसा लगा सरप्राइज हम? आई होप यू लव इट। कार्तिक अपने शौक से बाहर आकर बोला, ऑफ कोर्स आई लव इट सो मच, थैंक यू सो मच। फिर मानव नैना से भी हाथ मिलता है। सचिन पार्टनरशिप के पेपर्स लेकर वहां आता है। उसे देख सभी बहुत खुश होते हैं। सबसे पहले इन पर मानव अपनी शानदार सिग्नेचर करता है। ऐसा होते ही सब तालियां बजाने लगते हैं। फिर कार्तिक फिर नैना भी उन पेपर्स पर साइन करते हैं। फिर एक बार मानव और कार्तिक गले लगते हैं। इतने में मिहिर और साहिल बड़ा सा शानदार चॉकलेट केक लेकर आए। ये देख कार्तिक और नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। उस केक के 3 लेयर थे और सबसे ऊपर वाले पर कार्तिक और नैना की डांस करते हुए रोमांटिक फोटो भी लगाई गई थी। फिर साहिल कार्तिक को नाइफ पकड़ता है, इसके साथ ही सब तालियां बजाने लगते हैं। कार्तिक नैना की तरफ देखता है मानो पूछ रहा हो, क्या तुम मेरे साथ केक काटोगी? नैना फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कार्तिक के नाइफ पके हुए हाथ पर अपना हाथ रख देती है। फिर दोनों साथ में केक काटते हैं। इशिका उनका ये प्यारा सा मोमेंट नीका के ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर देती है। देखते ही देखते सबको इस बात की खबर हो जाती है कि कार्तिक की नीका कंपनी में द मानव बजाज की एंट्री हो गई है। उसे देख कईयों को खुशी हुई, वही कईयों की जैसे नींद हराम भी हो गई। इंडस्ट्री में ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका था। जहां एशिया के नंबर 1 बिजनेस किंग मानव बजाज हो, वहां उसके नाम का डंका तो बजना ही था। तो सब बस यही बातें करने लगते हैं। वही ओबोरॉय ग्रुप में जब दशरथ अपने फोन में कार्तिक की मानव के साथ फोटो देखते हैं और नीचे कैप्शन पढ़ते हैं, वेलकम टू नीका मिस्टर मानव बजाज। ये पढ़ते ही उनके हाथ में फोन नीचे गिर जाता है। वो धड़ाम से चेयर पर बैठ जाते हैं और अपने दिल पर हाथ रख देते हैं। आखिरकार आज उनका बरसों पुराना डर सच हो गया। आज कार्तिक सही मायनों में ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दशरथ अपने दिल को थामते हुए बोले, कार्तिक, मैंने तुम्हें कितना रोका, इतना परेशान किया, कितने तकलीफें दी, बावजूद इसके आखिर तुम मुझसे आगे निकल ही गए। मैंने क्या क्या सोचा था तुम्हारे बारे में कि तुम हमेशा मेरे यश के साए में रहोगे, उसका नाम आगे बढ़ाओगे। और आज देखो, तुम्हारा नाम इतनी बड़ी हस्तियों के साथ लिया जा रहा है। क्यों क्यों आखिर क्यों तुम ओबोरॉय ग्रुप छोड़कर गए? सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं तुम्हें उस वक्त खुद से अलग नहीं करता तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई बात नहीं, तब की हुई गलती मैं अब जाकर सुधारूंगा। तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हें लौटकर आना होगा, आना ही होगा। इतना बोल दशरथ ने पहले पापा को कॉल किया, फिर कार्तिक को कॉल किया। कार्तिक उनका फोन देख हैरान हो गया। वो हमेशा की ही तरह इज्जत से बोला, जी पापा। इतना सुन दशरथ ने लंबी सांस ली। उन्होंने शांति से पूछा, कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम अभी फ्री हो? इतना सुन कार्तिक अपने आसपास देखने लगा। उसके चारों ओर हंसी और खुशी का माहौल था। कार्तिक ने शांति से जवाब दिया, डैड, मेरा अभी आपके पास आना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं आपसे शाम को मिल सकता हूं? ये सुन दशरथ कड़वे मन के साथ बड़बड़ाए, लोग सही कहते हैं, पैसा आने के बाद सबके तेवर बदल जाते हैं। देखो तो, जो कल तक मेरे एक बार बुलाने पर आ जाता था आज मुझे टाइम दे रहा है। कार्तिक, तुम नाजायज के नाजायज ही रहोगे। आखिर तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कार्तिक ने पूछा, डैड, हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? हेलो? दशरथ अपनी सोच से बाहर आकर बोले, कार्तिक, तुम एक काम करना, तुम शाम को घर आ जाना। पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, अकेले ही आना। ठीक है, बाय। इतना बोल दशरथ फोन काट देते हैं। वही कार्तिक गहरी सोच में डूब जाता है। फिर वापस से गेस्ट्स को अटेंड करने में लग जाता है। वही दूसरी तरफ रीत बहुत सोचने के बाद हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां उसने एक ऑफिसर से पूछा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं चैतन्य सर मुझे इस वक्त कहाँ मिलेंगे? ये सुन वो ऑफिसर हैरानी से रीत को देखने लगा। उसने शक करते हुए पूछा, ए लड़की, तू है कौन और चैतन्य सर को क्यों ढूंढ रही है? उस ऑफिसर का चैतन्य का नाम लेते ही सभी एकदम से अपना सारा काम छोड़कर उन दोनों को देखने लगते हैं। सब रीत को एक बार देखते ही उसे पहचान जाते हैं। जिसके कारण चैतन्य जैसे होनहार इंस्पेक्टर का सस्पेंशन हो गया हो, उसे भला कौन भूल सकता है। तो सभी रीत को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वही उनमें से एक सागर का चमचा सागर के केबिन में जाकर सागर को बताता है,
सागर सर, बाहर मिस रीत आई हुई है। सागर हैरान होकर बोला, रीत? कौन रीत? एंड अगर वो यहाँ आई है तो मैं क्या करूँ? तभी वो चमचा बोला, अरे सर, आपको याद नहीं है क्या? चैतन्य सर उस रात इसी लड़की तो बचाने गए थे और उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। ये वो ही लड़की है, चैतन्य सर की गर्लफ्रेंड। चैतन्य सर की गर्लफ्रेंड? इतने शब्द सुनते ही सागर की आंखें बड़ी हो गई। वो फिर उत्सुकता से पूछने लगा, अच्छा अच्छा, मुझे याद आ गया। लेकिन वो यहाँ क्यों आई है? उसने फिर से कोई कांड कर दिया क्या? अगर ऐसा है तो उसे उल्टे पैर भगाओ, मैं अपना सस्पेंशन नहीं चाहता। वो चमचा बोला, अरे नहीं सर, वो यहाँ कोई कंप्लेंट लिखाने नहीं आई है। वो तो यहाँ चैतन्य सर के बारे में पूछ रही है। वो उनके बारे में जानना चाहती है। शायद वो उनसे मिलना चाहती है। ये सुन सागर की आंखें चमकने लगती है। वो शैतानी स्माइल करके उस चमचे से कहता है, तो ये प्यार का फंडा है। साले को मानना तो पड़ेगा, 32 साल के आदमी ने 22 साल की कमसिन कली फंसा ली। चलो जरा हम भी तो देखे, ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में जिसके लिए चैतन्य ने पुलिस की नौकरी तक को भी लात मार दी। ये सुन वो चमचा वहां से चला जाता है और रीत के पास आकर कहता है, सुनिए, आप चैतन्य सर की गर्लफ्रेंड है ना? आपको सागर सर बुला रहे हैं। वो आपको चैतन्य सर के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये सुन सभी ऑफिसर्स जो चैतन्य को अपना आइडियल मानते हैं वो उस चमचे को गुस्से से घूरने लगते हैं। वही मासूम रीत ये सुन खुश हो जाती है और थैंक यू बोल उस चमचे के पीछे सागर के केबिन में जाने लगती है। बेचारी रीत आज इतनी बदकिस्मत थी कि उसे बचाने के लिए संकेत वहां मौजूद नहीं था, जो चैतन्य का खास जिगरी यार था। वही उनमें से एक महेश अपने चैतन्य सर को कॉल कर देता है। सागर के केबिन में रीत नॉक करते हुए बोली, मैं आई कम इन सर? सागर शांत आवाज में बोला, येस प्लीज कम इन। रीत को सागर की आवाज से थोड़ी शांति मिली इस बात की कि सागर रूड ऑफिसर नहीं है। सागर जो खुद बहुत बिजी होने का नाटक कर रहा था, वो मोटी सी फाइल में से नजर हटाकर रीत को देखने लगा। रीत हमेशा की ही तरह बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर का सिंपल सा ड्रेस पहना था। उसमें वो किसी 16 साल की क्यूट सी लड़की लग रही थी। उसे एक नजर देखने भर से ही सागर का मन डोल गया। ऐसा होता भी क्यों ना, रीत का गोल मटोल गोरा रंग, बड़ी काली पलकों वाली आंखें, छोटी सी नाक, पतले से गुलाबी होठ, ऊपर से उसकी बाली उम्र उसके निखार में चार चांद लगा रहे थे। उसे देखते ही सागर के दिल में जैसे प्यार की लहरें उठने लगी। उसे एकदम से पसीना आने लगा। वो बस एकटक उसे देखता रहा। वही इससे रीत बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। उसने फिर हिम्मत करके पूछा, सर, क्या आप मुझे चैतन्य सर का कांटेक्ट दे सकते हैं? मैं यहाँ उनसे मिलने आई थी। वो क्या है ना, पिछले दिनों जो भी हुआ उसके लिए मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है, साथ में सॉरी भी। मेरी वजह से वो सस्पेंड जो हो गए। चैतन्य का नाम सुनकर सागर के सारे अरमान जैसे पानी में बह गए। सागर ने पहले तो लंबी सांस ली, फिर कहा, मिस रीत, आपको किसी से भी थैंक यू या सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस अपना काम करते हैं एंड चैतन्य ने भी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। मुझे नहीं लगता कि वो आपसे मिलने में इंटरेस्टेड है। ये सुन रीत हैरान हो गई। उसने पूछा, सर, आपका क्या मतलब कि चैतन्य सर को मुझसे मिलने में इंटरेस्ट नहीं है? सागर फिर अपनी चेयर से खड़ा होकर रीत के पास जाने लगा। इससे रीत थोड़ा डर गई। सागर भी ये बात समझ गया तो उसने रीत का ध्यान भटकाने के लिए कहना शुरू किया, मिस रीत, आपको तो पता ही है कि आपके केस के कारण चैतन्य का काफी बड़े लोगों से पंगा हो गया है एंड उन्होंने ने ही उसे 3 महीनों के लिए सस्पेंड करवा दिया। ये सुन रीत चैतन्य के लिए बहुत बुरा फील करने लगी। जब सागर ने देखा कि रीत उसकी बातों में आ रही है तो उसने आगे कहा, आप तो जानती हैं कि चैतन्य के लिए उसका काम, उसकी वर्दी, उसकी नौकरी ही उसकी जिंदगी है। जीने का मकसद है, उसका सपना है और वो आपकी वजह से टूट गया। मुझे ये बताते हुए बेहद अफसोस है, लेकिन इसकी वजह से वो आपसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगा है। दरअसल पुलिस में आने के लिए चैतन्य ने बहुत मेहनत की थी। पुलिस में आना उसकी माँ का सपना था, यूं कहे कि ये उनकी आखिरी इच्छा थी। चैतन्य के लिए ये काम उसकी पूजा है, उसकी दुनिया है, उसकी जिंदगी है। उसने दिन रात एक कर दिए पुलिस रिकॉर्ड में अपना बेस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए, पर अब उसके काम पर अब बहुत बड़ा धब्बा लग गया। ये सुन रीत अपना बैलेंस खोकर टेबल पर हाथ रख देती है सहारे के लिए। ये सुन उसकी आंखें नम हो जाती है। आज उसके कारण चैतन्य की इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। सागर जो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था, वो तसल्ली देने के बहाने रीत के कंधों पर अपने दोनों हाथ रख देता है।
वही सागर का टच होते ही रीत अपने होश में आ जाती है और पीछे हट जाती है। लेकिन सागर कहाँ मानने वाला था, वो रीत के तरफ आगे बढ़ता रहता है। रीत डरते हुए पीछे हटती रहती है। वो डरते हुए कहती है, सर, सागर, सर, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। इतना बोल रीत वहां से जाने के लिए मुड़ी, इतने में सागर उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के कोने की तरफ धकेल देता है। इससे रीत दीवार के कोने से सट जाती है। वो कुछ समझती तब तक सागर उसे कोने में कैद कर लेता है। रीत डरते हुए बोली, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जाने दीजिए वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। कोई है, कोई। रीत जोर से चिल्लाती, इससे पहले ही सागर उसके गुलाबी होठों पर अपनी उंगली रख देता है। इससे रीत एकदम से चुप हो जाती है। सागर उसे धमकाते हुए कहता है, ज्यादा आवाज मत करो वरना और भी लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। सागर फिर रीत की ठोड़ी को ऊपर कर जोर से पकड़ता है। इससे रीत को गालों पर दर्द होता है तो वो रोने लगती है। वो सागर से रिक्वेस्ट करना चाहती थी पर सागर उसके गालों को दबाकर उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। इससे रीत की आंखों से आंसू निकलते लगते हैं। सागर फिर उसके करीब आने लगता है। इससे सरकार रीत अपने दोनों हाथों से उसे धक्का मारने लगती है। रीत की इस हरकत से इरिटेट होकर सागर दूसरे हाथ से रीत के दोनों पतले हाथ कसके पकड़कर उसे नीचे कर देता है। वो फिर सारी शर्म बाजू पर रख रीत को किस करने आगे बढ़ता है। रीत से ये बर्दाश्त नहीं होता तो करके सिर हिलाने लगती है। सागर इससे और एक्साइटेड हो जाता है और वो और जोर लगाने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ भी करता पीछे से एक जोरदार हाथ उसका गला कसके पकड़ लेता है। वो दमदार हाथ पीछे से सागर का गला दबाने लगता है। इससे सागर तुरंत ही रीत को छोड़ देता है। ऐसा होते ही वो टेबल की तरह पटका जाता है। जब रीत सागर के पीछे चैतन्य को देखती है तो उसे और भी ज्यादा रोना आ जाता है। चैतन्य देखता है कि रीत के मुलायम गालों पर उंगलियों के लाल निशान पड़ चुके हैं, साथ में सागर ने उसे अपने बड़े नाखून भी चुभाए हैं। ये देख चैतन्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सागर की तरफ जाता है और उसे पटक पटक कर मारने लगता है। वो एक घूंसा चेहरे पर, दूसरा पेट में, तीसरा सीने पर, चौथा नाक पर, ऐसे सागर की धुलाई करने लगता है। वही केबिन के बाहर से सागर की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं जिसे सुन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। वही वो लोग उस चमचे को गुस्से से देख उसे गलती से भी कुछ ना करने की वार्निंग देते हैं। वही सागर चैतन्य के ताकतवर हाथों से जोरदार चाटे खाने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसके दोनों गाल पर चैतन्य की उंगलियों के निशान छप जाते हैं। वो जब भी कुछ बोलने जाता चैतन्य उसे थप्पड़ जड़ देता। ऐसा बार बार करने से सागर की बत्तीसी भी हिलने लगती है। उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। चैतन्य फिर उसका गला पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। ऐसा होने से सागर का पहले से लाल पड़ा चेहरा और लाल पड़ जाता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती है। जब रीत चैतन्य की ये खौफनाक साइड देखती है तो वो भी चैतन्य से डर जाती है। रीत को पहले तो लगा था चैतन्य उसे थोड़ा पीटकर छोड़ देगा, पर जब वो ये सीन देखती है तो उसे समझ में आता है कि चैतन्य का सागर को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं है, तो वो काम जाती है। वो फिर हिम्मत करके चैतन्य के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, चैतन्य प्लीज नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज काम डाउन। चैतन्य रीत की आंखों में देखने लगा। रीत की काली आंखों में सिवाय प्यार के कुछ भी नहीं था। उसे देख चैतन्य शांत हो गया और उसने सागर को छोड़ दिया। सागर फिर तुरंत ही पास की चेयर पर धड़ाम से बैठ गया और अपने दिल को थाम उसे शांत करने लगा। अब जब रीत को चैतन्य मिल गया था तो उसका अब वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था, तो वो चैतन्य का हाथ पकड़ उसे चलने का इशारा करती है। चैतन्य भी वहां खड़ा होकर सागर की वाहियात शक्ल देखना नहीं चाहता था, तो वो भी जाने को मान जाता है। दोनों फिर दरवाजा खोल बाहर निकलते हैं, लेकिन जाते जाते चैतन्य जोर से सागर को वार्न करते हुए कहता है, सागर, आगे से रीत के साथ कुछ भी गलत करने की सोचियो भी मत। मैं सिर्फ इस बार ही तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, अगर अगली बार तू रीत के साए के भी पास आया तो मैं उसी तेरी जान ले लूंगा, समझा। इतना बोल चैतन्य सबके सामने रीत का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। वही उसका गुस्सा और हाथ में लगा खून देख कोई भी चैतन्य से बात करने की भी गलती नहीं करता और उसे आराम से जाने देता है। चैतन्य और रीत के जाते ही वो चमचा दौड़कर सागर के पास आकर उसका हाल देखने लगता है। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी केबिन के अंदर झांकने लगते हैं। महेश सागर के सूजे हुए गालों के साथ कुछ फोटो भी चुपके चुपके खींच लेता है और उसे अपने नेटवर्क में शेयर कर देता है। वो चमचा जैसे तैसे अपनी हंसी दबाते हुए बोला, अरे रे बाप रे बाप,
चैतन्य सर ने आपको कितनी बुरी तरह से कूटा है, उन्होंने तो आपको कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। लगता है सर ने कुत्ते की तरह आपको जमकर धोया है। लेकिन सर, अब आप घर जाकर अपनी बीवी को ये चेहरा कैसे दिखाओगे? उनसे क्या कहोगे? जब लोग आपसे पूछेंगे तो आप कैसे बताओगे कि आपको आपके जूनियर ने किसी जानवर की तरह कुटा है? ये सुन सागर उस पर चीढ़ जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद देता है। वो गुस्से में बोला, साले कमीने, अब यहाँ आने का क्या मतलब? जब मैं चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रहा था तब तो तुझे सांप सूंघ गया था, अब इधर चिंता दिखा रहा है। अबे साले, तुझ जैसे दोस्त से तो दुश्मन ही भला है। चल भाग, हरामखोर कहेगा। हम वही सागर के थप्पड़ से वो चमचा मुंह बनाता हुए वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद सागर सुझा हुआ मुंह छुपा के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वही उसके जाते ही वहां के आदमी ठहाके लगाकर हंसने लगे। कोई बोला, हा हा हा, बॉस आज तो सच में मजा आ गया। सच में, चैतन्य सर का अपना ही स्वैग है, वरना अपने सीनियर का खुलेआम धमकी कौन देता है? फिर कोई बोला, हा हा हा, हाँ लेकिन मुझे आज इस सागर पर बहुत ही तरस आ रहा है, साले को इतनी बड़ी दुनिया में फ्लर्ट करने को चैतन्य सर की गर्लफ्रेंड ही मिली, कामना कहेगा। फिर कोई सीने पर हाथ फेरते हुए बोला, हा हा हा, जो भी हो, साले का सूझा हुआ थोपड़ा देखकर कलेजे को अंदर तक ठंडक मिल गई। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चैतन्य सर एकदम सही किया। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, हाँ भाई, लेकिन सुनो, आगे से वो मैडम यहाँ आए तो उनके साथ बदतमीजी करने की सोचना भी मत, नहीं तो जो हाल आज सागर का हुआ है कल को वो हमारा भी हो सकता है। फिर कोई खुशी जताते हुए बोला, हाँ हाँ सही है, लेकिन जो भी बोलो चैतन्य सर की गर्लफ्रेंड है बहुत खूबसूरत, भोली सी, प्यारी सी, मासूम सी, वो सच में बहुत अच्छी है। फिर कोई उसके मजे लेते हुए बोला, अबे साले, चुप कर, अगर चैतन्य सर ने तेरी ये बात सुन ली तो अगला नंबर तेरा ही होगा। देखा नहीं, वो कैसे उनकी गर्लफ्रेंड को हाथ पकड़कर फूल स्टाइल के साथ ले गए। लगता है बात बहुत आगे बढ़ गई है, तभी दोनों इतना सीरियस है। तभी महेश आह भरते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि जल्दी से चैतन्य सर की शादी हो जाए और उनका घर बस जाए, और जल्दी जल्दी ढेर सारे बच्चे भी हो जाए। तभी कोई मजे लेने के अंदाज में बोला, हाँ भाई हाँ, जिस स्पीड से सर आगे जा रहे हैं लगता है वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ये सुन सभी फिर एक साथ मिलकर हंसने लगते हैं। वही चैतन्य रीत को पुलिस स्टेशन से बाहर आकर बाइक पे अपने घर ले आता है। उसके पापा कुछ जरूरी काम से बाहर गए होते हैं तो घर में कोई भी नहीं होता। रीत चैतन्य का छोटा सा प्यारा सा घर देख बहुत खुश हो जाती है। चैतन्य का घर यूं तो बड़ा था लेकिन फिर भी बहुत सिंपल था। वहां हर दीवार पर अलग अलग रंग लगाए गए थे ताकि दिखने में अच्छा लगे। घर के बाहर छोटा सा लॉन था जहां प्यारे प्यारे पौधे लगाए गए थे और उन पर खूबसूरत फूल भी खिले हुए थे। पूरे घर में 3 रूम थे और एक किचन। ऊपर दूसरे माले पर एक छोटा सा रूम था जो चैतन्य का था। हॉल, कमरे तो सही थे लेकिन किचन का हाल बहुत बुरा था। जूठे बर्तन पड़े थे, साथ में पूरा किचन फैला हुआ बिखरा पड़ा था। ये देख चैतन्य को बहुत शर्म आती है। वही रीत ये देख खुद को रोक नहीं पाती और हंसने लगती है। उसे हंसता देख चैतन्य को और भी ज्यादा शर्म आने लगती है। फिर वो नजरें चुराकर बोला, रीत, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। इतना बोल वो किचन में चला जाता है और जूठे बर्तन अलग करने लगता है। वो फिर चाय बनाने के लिए बर्तन ढूंढने लगता है। इसमें वो 4-5 अच्छे बर्तन जूठे बर्तनों में गिरा देता है। इससे वो माथा पीटने लगता है। उसे ऐसे देख रीत को बहुत अजीब लगता है। चैतन्य फिर बर्तन मांजने लगा क्योंकि काम के सारे बर्तन जूठे थे। इतने में वहां रीत आके उन्हें धोने लगती है। उसे ऐसा करता देख चैतन्य चौंक गया। उसने शर्मिंदा होते हुए कहा, रीत, सॉरी, वो सारे जरूरी बर्तन अभी गंदे हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, एंड प्लीज तुम बाहर जाकर बैठो, मैं ये सब कर लूंगा। रीत मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, चलो साथ में काम करते हैं, इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। चैतन्य तपाक से बोला, नहीं रीत, तुम पहले बार यहाँ आए हो, मैं तुमसे ऐसे काम कैसे करवा सकता हूँ। प्लीज तुम बाहर आराम से बैठो, ये मेरा रोज का काम है तो मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये सुन रीत मुस्कुराते हुए बोली, चैतन्य सर, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ, ये मेरा भी रोज का ही काम है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलकर काम करते हैं। आपको पता है जब हम काम शेयर करते हैं तो बुरे से बुरा बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। जब मैं मम्मी के साथ या भाभी के साथ काम करती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। देखना आपको भी इसमें मजा आएगा।
ये सुन चैतन्य कुछ नहीं कहता और हाँ में सिर हिला देता है। फिर दोनों साथ में काम करने लगते हैं। रीत बर्तन में साबुन लगा के चैतन्य को देती है और चैतन्य उन्हें पानी में डाल साफ करता है। इस बीच बार बार दोनों के हाथ आपस में टच होते हैं, इससे दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर इधर उधर देखने लगते हैं और काम करने लगते हैं। रीत फिर बड़ा का कुकर साफ करती है तो गलती से उससे वो छूट जाता है तो वो जल्दी से उसे पकड़ लेती है। वही चैतन्य भारी भरकम कुकर रीत के पैर पर ना गिर जाए इसके लिए वो भी जल्दी से उसे पकड़ लेता है, तो दोनों के सिर झुकने की वजह से आपस में टकराते हैं। अब सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि कुकर पर रीत के और उस पर चैतन्य के हाथ पड़ जाते हैं। वही दोनों हड़बड़ी में एक दूसरे के बेहद पास आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। इतने में वहां चैतन्य के पापा भी आ जाते हैं। वो जब किचन का ये रोमांटिक सीन देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उनके घर में लड़की होना और वो भी चैतन्य के साथ ऐसे, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। रीत और चैतन्य के ऐसे मिले हुए हाथ देख पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आखिरकार उनके नाकारा बेटे को कोई तो लड़की पसंद आई। वो रीत को देखते ही समझ जाते हैं ये वही लड़की है जिसे कुछ दिन पहले ही चैतन्य ने बचाया था। वही चैतन्य जो रीत की खुशबू में खोया था, उसे उनके अलावा किसी तीसरे के होने का एहसास हो जाता है तो वो जल्दी से रीत से दूर हो जाता है। वही चैतन्य के इस एक्शन से रीत भी होश में आकर पीछे हट जाती है। चैतन्य दरवाजे पर अपने पापा को देख सकते में आ गया। वही रीत भी उन्हें देख परेशान हो गई। उसे उन्हें देख शर्म भी आने लगती है। वही पापा उन दोनों को अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं। वो फिर बेशर्मी से पूछते हैं, चिंटू, इस लड़की को तुम मेरी बहू कब बना रहे हो? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।